एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मोरी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि सीईओ ने वो फ्यूचर गाइड को तबाह कर दिया और वो सीईओ की तरफ उंगली उठाकर कहता है इसे मार डालो। और उसके सारे सोल्जर्स अपनी बंदूकें सीईओ की तरफ एम करते हैं और सीईओ मुस्कुराता हुआ कहता है "हा, हा, हा, क्या मजाक है, चलो ट्राई करो और अगर तुम में दम है तो ऐसा करके दिखाओ। और मोरी कहता है क्या, तुमने क्या कहा। और तभी सीओ वो राइस बॉल वाला रैलिक जो कि उसे आबे से मिला था वो उनकी तरफ फेंकता है और कहता है लो ये खाओ। और वो एक हाउस मेड डेलिशियस मोची होता है और एक इंस्टेंट फूड टाइप रैलिक। और सीओ फिर कहता है ये आबे का था तो मैं इसे तुम्हें वापस देता हूँ और मैंने सुना है कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, इतना अच्छा कि तुम लोग एक दूसरे को मरने मारने पे तुल जाओगे। और तभी मोरी उस राइस केक को पकड़ता है और सीओ इतने में वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी उसमें से कुछ स्मेल आ रही होती है उस राइस केक में से और मोरी कहता है आखिर ये क्या प्लान कर रहा था। और वो स्मेल धीरे धीरे करके उन सबको अपने वश में कर लेती है और वो सब लोग उस मोची के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और वो कहते हैं लाओ मुझे दो, नहीं मुझे दो। और और ये बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तभी मोरी अपनी गन निकालता है और फायर करता हुआ कहता है तुम लोगों को पता नहीं ये मेरा मोची है, थोड़ी रिस्पेक्ट करो। और गन दिखाने के बाद उसके सोल्जर्स उससे डरते नहीं और वो भी अपनी अपनी गनें निकालते हैं और फायरिंग करने लगते हैं और कहते हैं हमारे पास भी गन है, लाओ हमें वो मोची दो। और उनकी वो लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में फिर से सीईओ दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पर होता है और वो वापस जाने के प्लान में होता है। और तभी वो कहता है सही में उस हाउस में डिलीशियस मोची से अच्छा कोई एस्केप रैलिक हो ही नहीं सकता। ये ना सिर्फ एनिमी को आपस में उलझा देता है और साथ ही ये एक अपने यूज़र को टेलीपोर्ट करने की ताकत भी देता है। चलो ये छोड़ो, तो देखते हैं कि आखिर फ्यूचर गाइड में क्या क्या लिखा था। वो ग्रुप जो इस फ्यूचर गाइड रैली को सपोर्ट कर रहा था जो जापान में है वो TKBM ग्रुप ही है। और इसकी वजह से शायद एक चांस है कि सासाकी कभी ना कभी CEO कोन के कांटेक्ट में आई होगी। पर सच में ये पॉसिबल है तो ज़रूर इस फ्यूचर गाइड में भी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा और मुझे उसकी जानकारी इससे मिल सकती है। तो चलो देखते हैं। और वो उस नोटबुक को देखने लगता है जो कि सासाकी ने फ्यूचर गाइड से देखकर लिखी थी। और इसके बाद सीओ को कुछ मिलता है, वो बताता है कि अभी से 1 महीने बाद अंडरवर्ल्ड में एक प्लेस जिसका नाम राइप विद ग्रीड है वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है और वो वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट कैलेमिटी के नाम से भी जाना जाएगा और तभी वो शुरू होगा। और इससे सीईओ को कुछ याद आता है और वो मन में कहता है अंडरवर्ल्ड की जगह राइप विद ग्रीड, मुझे यकीन है कि इसका कुछ ना कुछ लास वेगास से कनेक्शन है। वहाँ जो ऑक्शन हाउस है मिराज में, ज़रूर इससे कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। ये वही जगह है जहाँ स्यूंग वू और उसकी गैंग गई हुई है मेरे लिए अब इंफॉर्मेशन निकालने के लिए CEO कौन से रिलेटेड। और उसने बताया भी था कि वहाँ पे JK इनिशियल वाले 3 बंदे हैं तो ज़रूर उसको भी वहीं होना होगा। और प्रोफेसी भी कुछ ऐसा ही बता रही है। लेकिन ये आखिरी पार्ट ओमन वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कैलेमिटी, इसका क्या मतलब है। ज़रूर ये कहीं ना कहीं ग्रेट कैटेस्ट्रॉफी से कनेक्टेड है। और इसके बाद सीओ बताता है उस ग्रेट कैटेस्ट्रॉफी के बारे में और ये वही इवेंट था जब रैलिक और टॉम के बारे में दुनिया को पता लगा और सभी उनकी शक्तियों से अवेयर हुए कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और इसी इंसिडेंट के बाद वो वर्ल्ड एक लॉलेस वर्ल्ड बन गया था और रेलिक्स की डिस्कवरी काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये ग्रेट कैटास्ट्रॉफी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं हुई थी। और इससे भी अलग इस नेक्स्ट लाइन में किसी गॉड की बात हुई है, वो गॉड जो तुम्हारी ग्रीड को अंडरस्टैंड करेगा और तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेगा। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि एक गॉड टियर रैलिक अपीयर होने वाला है, वो भी वहीं ऑक्शन हाउस में। तो क्या
सीईओ को उनको ये सब पता है और वो वहाँ किसी चीज़ के लिए गया है? क्या वो यही चाहता है कि इस रैली को पाने के बाद वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाए? और क्या उसने पास्ट में भी यही किया था इतना पावरफुल बनने के लिए? अगर सच में यही बात है तो मैं उससे ये सब छीन के रहूँगा। इसके बाद हमें जैपनीज एक्सकेवेशन टीम का रिसर्च कमेटी बोर्ड दिखाया जाता है और वहाँ बंदे बताते हैं ताकि होश में आ गई है, लेकिन वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। और जैसा कि बात है अब, और अगर बात करें फ्यूचर गाइड की, तो ऐसा लगता है कि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और तभी वहाँ बोर्ड मीटिंग मेंबर कहते हैं, और ये सब जब वहाँ पर हो रहा था तो कैप्टन मोरी और उसका पूरा ग्रुप आपस में गन फायरिंग कर रहे थे और लड़ रहे थे, और वो इसकी बदौलत इंजर्ड भी हो गए और अब वो आउट ऑफ कमीशन भी हैं, क्यों है ना? और वो सोल्जर बंदा कहता है, हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है। तभी एक बंदा खड़े होकर कहता है, क्या ये कोई सेंस भी बनाता है? क्या तुम्हें सही में लगता है ये सब जोक है? और वो उन सब पर और उस सोल्जर पे खासकर बहुत ज़्यादा भड़क रहा होता है। और उनकी ये सारी बातें एक लेडी भी बाहर से सुन रही होती है और वो किसी से फ़ोन पर होती है और वो कहती है, ये कंफर्म हो चुका है कि फ्यूचर गाइड अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है और जापानीज़ डिफेंस फोर्स ने भी काफ़ी सारा डैमेज सफ़र किया है। और अभी दूसरी साइड से रिस्पॉन्स आता है, क्या तुम सही हो? बड़ा बुरा हुआ। और तुम कह रही हो कि सिर्फ एक बंदे ने ये सब किया? और वो लड़की कहती है, हाँ सुनने से तो ऐसा ही लग रहा है। और दूसरी तरफ से फिर से रिस्पॉन्स आता है, आखिर वो बंदा था कौन? अब हमें क्या करना होगा? और वो लड़की कहती है, क्या मुझे इस लॉस का बदला लेना चाहिए? और हमें बंदा दिखाया जाता है जो कि TKBM ग्रुप का ही होता है और वो कहता है, बदला नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लड़की कहती है, लेकिन इस फ्यूचर गाइड रिसर्च प्रोजेक्ट पर हमने जितना भी पैसा लगाया था वो सब अब वेस्ट हो चुका है और ये सही में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था। और वो बंदा कहता है, हाँ ये तो सच है, लेकिन एक और बार सोचो, अगर इस बंदे में इतनी ताकत है कि ये उस फ्यूचर गाइड को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो यानी सही में ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि हम इसे अपनी टीम में रिक्रूट कर लें? वो लड़की ये सुनकर कहती है, लेकिन इस बंदे ने उस फ्यूचर गाइड को, जो कि एक एक्सट्रीमली वैल्यूएबल प्रोफेटिक रैलिक है, उसको इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। क्या होगा अगर ये यही चीज़ हमारी कंपनी के साथ भी करता है और हमारे यहाँ के सारे रैलिक्स को तबाह कर देता है? और उससे भी बुरा तो तब होगा अगर ये बंदा हमारे प्रेसिडेंट के रैलिक्स को भी ख़त्म कर देता है। उसके बाद क्या? और वो बंदा कहता है, नहीं इसकी चिंता मत करो, क्योंकि हम उसे काफ़ी अच्छा अमाउंट पे करेंगे। हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो मनी सॉल्व ना कर सके। तो तुम्हें बस इतना करना है कि तुम उस बंदे पर नज़र रखो कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद हमें अमेरिका में लास वेगास दिखाया जाता है और सीईओ एक रेस्टोरेंट में आराम से बैठा होता है और सियोंगू का इंतज़ार कर रहा होता है। और वो कहता है, आखिर ये लोग इतने लेट क्यों हैं? तभी उसे कुछ चिल्लाने विल्लाने की आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है कि सियोंगू और उसका दोस्त आ गए होते हैं वहाँ, लेकिन वो रेस्टोरेंट वाले बंदे उसे अंदर नहीं आने दे रहे होते और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला जापानीज़ होता है और सियोंगू और उसका दोस्त कोरियन। जैसे तैसे करके सीओ के पास आते हैं और वो रेस्टोरेंट वाला बंदा भी, और सीओ उनसे कहता है, आखिर तुम 30 मिनट लेट क्यों हो? और सियोंगू कहता है, वो इसकी वजह से, क्योंकि ये बंदा हमें अंदर ही नहीं घुसने दे रहा था। और तभी वो रेस्टोरेंट वाला बंदा कहता है, सर ये मिडास ऑक्शन हाउस है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्शन अटेंडीज ही एंटर कर सकते हैं, तो अगर आप उनमें से एक नहीं हैं तो प्लीज़ बाहर जाइए। और सियोंगू फिर कहता है, देखा ये बंदा अभी भी चुप नहीं हो रहा। बंदा सियोंगू से कहता है, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हमें आपको फोर्सफुली बाहर निकालना होगा। और सियोंगू को घंटा समझ नहीं आ रहा होता कि वो बंदा उससे क्या कह रहा है और वो कहता है, आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो कोरियन में बोलो। और सीओ कहता है, देखो तुम्हें अभी भी वही रॉब रुतबा वाली बातें, तुम अमेरिका में हो और तुम्हें लगता है कि ये बंदा तुम्हारे लिए कोरियन बोलेगा। और सियोंगू को भी अब रियलाइज़ होता है। इसके बाद सीओ उस रेस्टोरेंट वाले बंदे से कहता है, ये तीनों मेरे गेस्ट हैं
तो प्लीज़ इन्हें यहाँ रहने दो। और वो रेस्टोरेंट वाला बंदा उससे अपोलोजाइज़ करके वहाँ से चले जाता है। और स्योंगवू उससे कहता है, और स्योंगवू सीओ से कहता है, तो तुम्हें इंग्लिश भी आती है? और सीओ कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या मिला। इसके बाद स्योंगवू उसे वो पूरी रिपोर्ट दे देता है जिसमें वहाँ के सारे अटेंडीज़ होते हैं और तीन लोग जिनके इनिशियल्स जे के होते हैं। और सीओ भी सबसे काफ़ी खुश होता है क्योंकि फाइनली अब उसको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वो सीओ से कहता है, तो क्या तुम्हें वो बंदा मिल गया जिसके बारे में तुम ढूंढ रहे थे? और सीओ कहता है, हाँ मुझे मिल गया। और वो मन में कहता है, ये ज़रूर ये कौन ही है जो अपनी फेक आइडेंटिटी से यहाँ आया हुआ है, और अगर ये बंदा यहाँ है तो इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, इस ऑक्शन हाउस में एक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रैलिक है, तो मुझे उससे पहले उसे चेक करना होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये गॉड टीयर रैलिक भी यहाँ अपीयर हो जाए। और स्योंगवू फिर कहता है, आखिर तुम ये ऑप्शन कैटलॉग को क्यों देख रहे हो? यहाँ सिर्फ अल्ट्रा रिच लोग ही इस प्लेस पे आते हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से कुछ खरीद सकते हो तो तुम बिल्कुल कंगाल हो जाओगे। क्या तुम्हें नहीं पता ये सब? और सीईओ वो कैटलॉग को देख रहा होता है कि कहीं क्या पता उसे कुछ वैल्यूएबल रैलिक दिख जाए। वो स्योंगवू की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता, और तभी स्योंगवू उस टेबल पर स्लैम करता हुआ कहता है, हे क्या तुम सही में इस ऑप्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हो? और सीईओ काफ़ी शांति से कहता है, हाँ बिल्कुल सही। और स्योंगवू कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये मिराज ऑप्शन हाउस है, तुम्हें पता है ना यहाँ स्टार्टिंग बिड 8.5 से 17 मिलियन तक जाती हैं। क्या तुम पागल हो रहे हो? इसके बाद सीईओ वहाँ से जाने लगता है और उन्हें एक जगह दिखाता है जहाँ पर गैम्बलिंग होती है। और अब स्योंगवू को समझ आता है कि वो गैम्बलिंग के द्वारा ही इतना सारा पैसा अर्न करने वाला है, लेकिन उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि सीईओ ऐसा कुछ कर सकता है।